तो जैसा कि हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स नॉवेल के पिछले एपिसोड में देखा था कि किनमू और ग्रैनी से दोनों लुओफू हेवन में सेंट वुडकटर से मिलने आए थे, जिसके बाद हमने देखा था कि एक सैक्रिफाइस ऑल्टर के ऊपर बहुत सारी डेविल्स अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे थे, जिसे एक डेविल गॉड कंट्रोल कर रहा था। तो उस सैक्रिफाइस को रोकने के लिए किनमो और ग्रैनी सी ने साथ मिलकर उस डेविल गॉड को मार दिया था, लेकिन सैक्रिफाइस पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स अभी भी एक धागे के गोले की तरह था, लेकिन जब ग्रैनी सी उसे किनमू को देने लगी तब किनमू ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि लुओफू हेवन अभी भी काउंटलेस डेंजर से भरा हुआ है और ऐसे वक्त में स्क्रिप्चर्स उसके पास रहकर कोई फायदा नहीं देने वाले, इसलिए फिलहाल उन्हें सुरक्षित रखना ही सबसे जरूरी था। उसके बाद ग्रैनी सी ने अपना स्पिरिट वेपन निकाला। ये एक छोटी सी बैम्बू बास्केट थी जो देखने में सिंपल लग रही थी, लेकिन असल में बहुत मिस्टीरियस थी। बास्केट के अंदर कपड़े की पट्टियाँ, सिल्वर नीडल्स और कई अजीब टूल्स रखे हुए थे। साफ था कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, बल्कि ग्रैनी सी के पावरफुल मेथड्स का एक हिस्सा थी। लेकिन इस वक्त उनका ध्यान किसी और चीज पर था। दोनों ने आसमान में घूम रही ब्लड रिवर को देखा। ये ब्लड रिवर पूरे एरिया के ऊपर मंडरा रही थी और उसके बीच में बैटल एक्स गॉड फंसा हुआ था। पहले लग रहा था कि ये सैक्रिफाइस रिचुअल सिर्फ एक गॉड को समन करने के लिए किया गया है, लेकिन अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। ब्लड रिवर अचानक काउंटलेस ब्लड कलर्ड रून्स में बदलने लगी। हर तरफ मिस्टीरियस सिंबल्स चमक रहे थे। इन रून्स को देखते ही किनमू समझ गया कि ये ऑर्डिनरी सैक्रिफाइस रिचुअल नहीं है, ये डेविल रेस की एंशिएंट सैक्रिफिशियल टेक्निक थी। किनमू पहले भी डेविल रेस के कई सैक्रिफाइस मेथड्स देख चुका था। गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून कमांड भी एक ऐसी ही टेक्निक थी जो दूथियान डेविल किंग ने बनाई थी। उसका ओरिजिनल पर्पस था खुद को समन करना और इटर्नल पीस पर अटैक करना, लेकिन बाद में किनमू से मिलने के बाद दूथियान डेविल किंग ने अपना प्लान बदल दिया था। डेविल रेस की सिविलाइजेशन हमेशा से ह्यूमन रेस से अलग रही थी। उन्होंने काउंटलेस सैक्रिफाइस रिचुअल्स क्रिएट किए थे और अपनी यूनिक कल्चर डेवलप की थी। दूथियान हेवन और लुओफू हेवन भी डेविल रेस की वर्ल्ड्स का हिस्सा थे, लेकिन दोनों ही डिस्ट्रक्शन का शिकार हो चुके थे। इसी वजह से डेविल रेस हमेशा अपनी पॉपुलेशन और सर्वाइवल के नए मेथड्स ढूंढती रहती थी। किनमू जानता था कि ह्यूमन रेस ने भी डेविल रेस से बहुत कुछ सीखा है। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के अंदर भी कई कल्टिवेशन टेक्निक्स और सैक्रिफाइस आर्ट्स डेविल पाथ से ही आई थी। सिर्फ रिचुअल्स ही नहीं, बल्कि कई पावरफुल डिवाइन आर्ट्स भी डेविल रेस से ली गई थीं। जैसे गोल्डन पैलेस के शामन स्पेल्स असल में शामन गॉड कुई के थे, और शामन गॉड कुई कोई ह्यूमन गॉड नहीं बल्कि एक डेविल गॉड था जिसे हेवन से यूदू भेजा गया था। जब किनमू इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तब ग्रैनी सी के एक्सप्रेशन में अचानक बदलाव आया। उन्होंने ब्लड रिवर को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, कुछ गलत है। जितनी देर बीत रही थी उतने ही ज्यादा ब्लड रून सामने आ रहे थे। इसके साथ ही बैटल एक्स गॉड की सिचुएशन और भी बुरी होती जा रही थी। वो बार बार रिचुअल के सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कभी वो ब्लड रिवर को तोड़ने की कोशिश करता, कभी सैक्रिफाइस ऑल्टर से जंप करने की, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पूरी तरह बांध कर रखी हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि जिस डेविल गॉड ने ये रिचुअल शुरू किया था, उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बैटल एक्स गॉड से बहुत कम थी। अगर वो पावरफुल होता तो ग्रैनी सी उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाती, लेकिन उसकी सैक्रिफाइस टेक्निक इतनी टेरिफाइंग थी कि मरने के बाद भी उसका रिचुअल चल रहा था। तब ग्रैनी सी को अचानक सच्चाई समझ आई। उनकी बॉडी हल्की सी कांप गई। उन्होंने धीरे से कहा, उसका टारगेट सिर्फ समन करना नहीं था, वो बैटल एक्स गॉड को भी सैक्रिफाइस के रूप में यूज कर रहा है। ये सुनते ही किनमू भी शॉक हो गया। मतलब बैटल एक्स गॉड सिर्फ विक्टिम नहीं था, वो पूरे रिचुअल की सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस था। डेविल गॉड ने ब्लड रिवर और बैटल एक्स गॉड दोनों को एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस के लिए ऑफरिंग बना दिया था। उसका असली गोल किसी अनइमेजिनेबल एंशिएंट क्रीचर को समन करना था। किनमू ने सैक्रिफाइस आर्ट्स में उतनी मास्टरी हासिल नहीं की थी जितनी ग्रैनी सी ने की थी, लेकिन फिर भी वो देख सकता था कि बैटल एक्स गॉड अब डेंजर के सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंच चुका था। गॉड के डिवाइन आर्मर से ब्लड की बूंदें धीरे धीरे निकल रही थीं। वो ब्लड हवा में तैरता हुआ ब्लड रिवर में समा रहा था। सिर्फ उसका ब्लड ही नहीं, उसके आर्मर और बैटल एक्स का एसेंस भी धीरे धीरे अब्सॉर्ब किया जा रहा था, जैसे पूरी एग्जिस्टेंस को रिचुअल निगलने की कोशिश कर रहा हो। बैटल एक्स गॉड जितना कमजोर होता जा रहा था, रिचुअल की पकड़ उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही थी। किनमू ने गहरी सांस लेकर कहा, ग्रैनी, जिस डेविल गॉड को आपने मारा था वो शायद एक टॉप क्लास सैक्रिफाइस एक्सपर्ट
गॉड था, आपने डेविल रेस के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर को मार दिया। ग्रैनी सी के चेहरे पर हेल्पलेसनेस दिखने लगी। उन्होंने ऑल्टर की तरफ देखा और धीरे से जवाब दिया, लेकिन मैं उस गॉड को बचा नहीं सकती। अगर हम रिचुअल के अंदर घुसे तो हम खुद भी सैक्रिफाइस बन जाएंगे। हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। ये सच था। उनके सामने एक गॉड मरने वाला था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। सैक्रिफाइस ऑल्टर पर बैटल एक्स गॉड अब भी स्ट्रगल कर रहा था। कभी वो अपनी एक्स घुमाता, कभी रिचुअल को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर अटैक उसकी एनर्जी और ज्यादा खत्म कर देता। आखिरकार उसने रेजिस्टेंस करना बंद कर दिया। वो ऑल्टर के सेंटर में खड़ा हो गया और धीरे से आसमान की तरफ देखने लगा। उस मोमेंट में उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन थी और गहरा दुख था, जैसे उसने अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर ली हो। फिर उसकी आवाज़ पूरे आसमान में गूंज उठी, मैं बहुत पहले मर जाना चाहिए था। उसकी आवाज़ में इतनी उदासी थी कि किनमू और ग्रैनी सी दोनों चुप हो गए। बैटल एक्स गॉड ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे 20,000 ईयर्स पहले डिस्ट्रक्शन के दौरान मर जाना चाहिए था। मुझे अपने कॉमरेड्स के साथ बैटलफील्ड में गिरना चाहिए था। उसकी आवाज़ और भी भारी हो गई। मैं स्टोन स्टैचू बनकर ग्रेट रूइंस में चुप क्यों पड़ा रहा? मैं किस बेकार होप और किस बेकार फ्यूचर की रक्षा करता रहा? हर शब्द में दर्द भरा हुआ था। ये एक ऐसे वॉरियर की आवाज़ थी जो हज़ारों सालों तक अकेला जिंदा रहा था। एक ऐसा गॉड जिसने अपने सब साथियों को खोते हुए देखा था। एक ऐसा सर्वाइवर जो खुद भी कब का मर चुका होना चाहिए था, लेकिन फिर भी किसी प्रॉमिस की वजह से जिंदा था। किनमू और ग्रैनी सी बस उसे देखते रहे। वो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बैटल एक्स गॉड धीरे से एक घुटने पर बैठ गया। उसने अपनी बैटल एक्स को पकड़ा और अपना सिर झुका लिया। फिर उसने एक नाम लिया, फाउंडिंग एम्परर। उसकी आवाज़ में रिस्पेक्ट भी था और शिकायत भी। हम बहुत लंबे समय तक चुप रहे हैं। हम इतने चुप रहे कि हम लड़ने का जुनून खो दिया। हम इतने चुप रहे कि हम स्टोन स्टैचूज़ बन गए। हम इतने चुप रहे कि जिन लोगों को बचाना था वो सब मर गए। उसकी आंखें दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थीं, जैसे वो अपने पुराने युग को याद कर रहा हो। अब मुझे कोई पहचाना हुआ चेहरा नज़र नहीं आता। पहाड़ बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। कुछ पल के लिए पूरा एरिया खामोश हो गया। सिर्फ ब्लड रिवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ऑल्टर पर बैठा हुआ वो एंशिएंट गॉड अपने आखिरी लम्हों में एक पुराने युग को याद कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर वो एंशिएंट एग्जिस्टेंस कौन था जिसे इतनी बड़ी सैक्रिफाइस के जरिए समन किया जा रहा था? और अगर बैटल एक्स गॉड जैसे पावरफुल गॉड को सैक्रिफाइस बना दिया गया था, तो उस एग्जिस्टेंस की स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग होगी। अगला पल पूरी सिचुएशन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस मिस्टीरियस गॉड से जो आसमान की तरफ देखकर गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में फाउंडिंग एम्परर को पुकारता है, उसकी आवाज़ में सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं बल्कि कई हज़ार सालों की निराशा भी छुपी हुई थी। वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, फाउंडिंग एम्परर, आप कहाँ हैं? क्या आप अब भी केयर फ्री विलेज में चुप कर बैठे हुए हैं? क्या आप सच में उन लोगों को भूल चुके हैं जो आपके लिए लड़े थे? क्या आप देख सकते हैं कि आपके पुराने सोल्जर्स एक एक करके मर रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की रक्षा करने का वादा किया था वो बुढ़ापे और समय के सामने हार रहे हैं? उसके हर शब्द में दर्द था। फिर वो और भी ज़्यादा गुस्से में बोलता है, 20,000 साल बीत गए, क्या आप अब भी अपनी हार से बाहर नहीं निकले? क्या आपके अंदर दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं बची? हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस एक बार आपका सिग्नल मिल जाए और हम फिर से हेवनली कोर्ट के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कहाँ हैं? पूरी लोफू हेवन में उसकी आवाज़ गूंज उठती है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। किनमू और ग्रैनी सी दोनों ये सब सुनकर चुप हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि इस गॉड के दिल में फाउंडिंग एम्परर के लिए कितनी एक्सपेक्टेशंस थीं। शायद वो हज़ारों सालों से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। अचानक गॉड की आंखों में कठोर डिटर्मिनेशन चमकती है। वो अपनी स्पिरिट वेपन को पूरी शक्ति से एक्टिवेट करता है और चिल्लाता है, मेरे साथ चलो। उसी पल ऑल्टर के ऊपर ब्लड रेड लाइट फट पड़ती है। एक इतनी तीखी रोशनी निकलती है कि आसपास मौजूद किसी भी इंसान के लिए आंखें खुली रखना नामुमकिन हो जाता है। फिर गॉड की आवाज़ दोबारा गूंजती है, चाहे फाउंडिंग एम्परर यहाँ ना हो, लेकिन प्रोटेक्शन अब भी मौजूद है। मैं हेवनली एम्परर स्टार का पुराना सबऑर्डिनेट लोयू अपने इस टूटे हुए शरीर का इस्तेमाल करूंगा ताकि अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। वेपन रिमूव, सोल रिमूव। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, एक वर्ल्ड शेकिंग एक्सप्लोजन होता है। धरती और आसमान दोनों हिल उठते हैं। टेरिफाइंग शॉकवेव्स हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं। ग्रैनी से तुरंत ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार्स फॉर्स फील्ड एक्टिवेट करती हैं और किनमू को अपने प्रोटेक्शन में ले लेती हैं। लेकिन शॉकवेव इतनी पावरफुल थी कि फॉर्स फील्ड के अंदर भी काउंटलेस रिंग्स ऑफ लाइट फैलने लगते हैं। ज़मीन जलते हुए बिस्किट की तरह टूटने और हिलने लगती है। आसमान में लटकता हुआ ब्रोकन प्लैनेट भी ब्लास्ट की वजह से हिल जाता है। समुद्र जैसी वेव्स आसमान तक उड़ जाती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो जायंट वेव्स भी ब्लास्ट के सामने रुक गईं। कुछ ही सेकंड्स बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ब्लड रिवर गायब हो चुकी थी।
ऑल्टर के ऊपर खड़ा गॉड भी गायब था, उसकी एक्स भी गायब थी, सिर्फ एक खून से रंगी हुई ब्रोकन ऑल्टर बची थी। उस गॉड ने अपनी वेपन और अपनी सोल दोनों डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस सैक्रिफाइस कर दी ताकि सैक्रिफाइस रिचुअल को रोक सके। इसी सैक्रिफाइस की वजह से वो एंशिएंट एग्जिस्टेंस जिसे डेविल गॉड समन करना चाहता था, दुनिया में उतर नहीं सका। ये एक ऐसा बलिदान था जिसे देखकर कोई भी रिस्पेक्ट किए बिना नहीं रह सकता। चिन्मू ऑल्टर को चुपचाप देखता रहता है। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग्स चल रही थी। तब ग्रैनी सी धीरे से कहती हैं, मूअर चलो, उसने अपनी फ्रीडम खुद चुनी है, अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, अब उसकी जर्नी खत्म हो गई। लेकिन चिन्मू तुरंत जवाब नहीं देता, वो बस चुपचाप चलता रहता है। ग्रैनी सी को ये देखकर हैरानी होती है, क्योंकि आमतौर पर चिन्मू इतना सीरियस नहीं रहता। वो मुस्कुराकर पूछती हैं, मूअर तुम क्या सोच रहे हो? चिन्मू कुछ देर तक चुप रहता है, फिर वो एक ऐसी बात बोलता है जो ग्रैनी सी को भी सरप्राइज कर देती है। वो कहता है कि शायद मेरे एंसेस्टर फाउंडिंग एम्परर वैसे हीरो नहीं है जैसे मैंने हमेशा सोचा था। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। चिन्मू धीरे धीरे अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि जब से उसे पता चला था कि वो कैफ्री विलेज का मेंबर है और फाउंडिंग एम्परर का डिसेंडेंट है, तब से उसके दिल में फाउंडिंग एम्परर की एक परफेक्ट इमेज बनी हुई थी। एक ऐसा सुप्रीम हीरो जो सबके लिए इंस्पिरेशन था, एक ऐसा लीडर जिसके पीछे काउंटलेस हीरोज चले, एक ऐसा एम्परर जिसके आइडियल्स दुनिया में सबसे ऊंचे थे। लेकिन आज जो कुछ उसने देखा, उसके बाद उसकी सोच बदलने लगी थी। चिन्मू बोलता है, शायद वो इतने महान नहीं है, शायद वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो मौत से डरता है। शायद उसमें दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं बची। शायद वो कैफ्री विलेज में छुपकर अपना सपना जी रहा है, जबकि उसके फॉलोअर्स हजारों सालों से उसका इंतजार कर रहे हैं। शायद उसने उन सब हीरोज को डिसअपॉइंट किया है जो उसके लिए लड़ते रहे। ये शब्द उसके दिल के कन्फ्यूजन को दिखाते हैं। एक तरफ उसका रिस्पेक्ट था, दूसरी तरफ सच्चाई थी जो उसके सामने खड़ी थी। ग्रैनी सी उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ती हैं। वो कहती हैं, मूअर तुम अभी बच्चे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैं ली तियांगसिंग से बचने के तरीके सोचती रहती थी। जब विलेज चीफ तुम्हारी उम्र का था, तब वो मिट्टी में खेलता रहता था। चिन्मू तुरंत प्रोटेस्ट करता है। उसे यकीन नहीं होता कि फ्यूचर ह्यूमन एम्परर कभी मिट्टी में खेल सकता था। लेकिन ग्रैनी सी सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। फिर वो एक माँ की तरह उसे देखते हुए कहती हैं, तुम वो बच्चा हो जिसे मैंने पाला है। चाहे मैंने तुम्हें डांटा हो, पनिश किया हो या तुम्हारे बेड वेटिंग पर गुस्सा किया हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी बड़े हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी दुनिया की परेशानियों का बोझ उठाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम केयरफ्री रहो। ये शब्द सुनकर चिन्मू का दिल हल्का हो जाता है। उसे महसूस होता है कि चाहे दुनिया कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, केयरफ्री विलेज के लोग हमेशा उसका घर रहेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों दूसरी ऑल्टर के पास पहुंचते हैं। दूर से ही उन्हें एक और इंटेंस बैटल नजर आती है। एक डेविल गॉड ऑल्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि एक और गॉड उसका सामना कर रहा था। दोनों के बीच का युद्ध इतना वायलेंट था कि आसमान और जमीन दोनों का रंग बदलता हुआ नजर आ रहा था। चिन्मू हैरानी से पूछता है, क्या फूरिलुआ को डर नहीं लगता कि सेंट वुड कटर गुस्से में आकर पूरी लोफू हेवन को सैक्रिफाइस कर देगा? ग्रैनी सी शांत रहती हैं। वो अपनी फ्लावर बास्केट नीचे रखती हैं। बास्केट में से एक सिजर्स निकलती हैं, फिर कुछ क्लॉथ स्ट्रिप्स लेकर बहुत तेजी से बुनाई करना शुरू कर देती हैं। कुछ ही पलों में एक फटी हुई शर्ट तैयार हो जाती है। साथ ही वो चिन्मू को समझाती हैं, फोरेलुआ बार्गेनिंग चिप्स तैयार कर रहा है। जितनी ज्यादा ऑल्टर्स वो डिस्ट्रॉय करेगा, फ्यूचर निगोसिएशंस में उसके पास उतना ही बड़ा एडवांटेज होगा। ये सुनकर चिन्मू समझ जाता है कि बैटलफील्ड पर सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं चलती, कभी कभी पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इसी बीच ग्रैनी सी अपनी बुनाई हुई शर्ट को हवा में उछाल देती हैं। शर्ट हवा में उड़ती हुई सीधा बैटलफील्ड की तरफ जाती है और सबके सामने एक अनबिलीवेबल सीन होता है। वो फटी हुई शर्ट सीधा डेविल गॉड के शरीर पर जाकर चिपक जाती है। उस वक्त एक पावरफुल डेविल गॉड ग्रेट रूइंस के गार्डियन गॉड के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहा था। दोनों के बीच की फाइट इतनी इंटेंस थी कि डेविल गॉड अपना पूरा फोकस सिर्फ एनिमी पर ही लगा रहा था। इसी दौरान ग्रैनी सी ने अपनी सीक्रेट वेपन एक्टिवेट कर दी। एक छोटी सी शर्ट हवा में उड़ती हुई सीधा डेविल गॉड के पास पहुंच गई। शुरुआत में डेविल गॉड ने उस शर्ट को कोई थ्रेट नहीं समझा। आखिर एक नॉर्मल सी शर्ट उस जैसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को क्या नुकसान पहुंचा सकती थी? लेकिन उसकी यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जैसे ही शर्ट उसके बॉडी पर चढ़ी, वैसे ही सब कुछ बदल गया। अगले ही पल वो शर्ट अचानक जिंदा चीज की तरह सिकुड़ने लगी और डेविल गॉड की चेस्ट को कस कर पकड़ लिया। उसकी रिब्स एक एक करके टूटने लगी। हर तरफ से क्रैकिंग की आवाज गूंज उठी।
सबसे खतरनाक बात ये थी कि शर्ट के अंदर काउंटलेस सिल्वर नीडल्स छुपी हुई थीं। ये नीडल्स उसके फ्लैश के अंदर घुस गईं और उसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने लगीं। डेविल गॉड के चेहरे पर पहली बार दर्द और पैनिक नजर आया। उसने तुरंत अपनी डिवाइन एबिलिटी यूज करके बॉडी को छोटा कर लिया। एक डेविल गॉड के लिए अपने साइज को कंट्रोल करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन इसी मोमेंट पर एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। गार्डियन गॉड की सोड सीधा उसकी तरफ आई। अगर डेविल गॉड बॉडी श्रिंक ना करता तो उसका सिर वहीं कट हो जाता। इस तरह उसने अटैक से बचने की कोशिश की, पर प्रॉब्लम ये थी कि शर्ट भी उसके साथ श्रिंक हो गई और भी टाइटली उसके बॉडी को पकड़ लिया। अब डेविल गॉड को समझ आ गया था कि वो ट्रैप में फंस चुका है। गुस्से में उसने अपनी बॉडी को फिर से एक्सपैंड किया और सोचा कि शर्ट को फोर्स से तोड़ देगा। लेकिन ग्रैनी सी की क्रिएशन कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं थी। जैसे ही उसने बॉडी एक्सपैंड की, शर्ट ने एक्सपैंड होने से मना कर दिया। क्रैक! उसकी रिब्स फिर से टूट गईं। क्रैक क्रैक क्रैक! उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी कुछ ही पल में क्रश हो गए। उसकी चेस्ट इतनी ज्यादा दब चुकी थी कि सिर्फ अंगूठे जितनी मोटी रह गई थी। सिल्वर नीडल्स उसके पूरे बॉडी में फैली हुई थी और उसकी कल्टीवेशन सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही थी। डेविल गॉड ने खुद अपनी ही बॉडी को एक्सपैंड करके अपनी मौत को और तेज कर दिया। गार्डियन गॉड ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। उसने अपनी सोच सीधा डेविल गॉड के हेड के अंदर घुसा दी। अगले ही सेकंड उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गई। एक टेरिफाइंग डेविल गॉड जिसने काउंटलेस बैटल्स जीती थी, आज ग्रैनी सी की एक शर्ट की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। मरते वक्त भी उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। उसने खून उगलते हुए कहा, अगर मैंने ये छोटी शर्ट नहीं पहनी होती तो मुझे कभी हरा नहीं पाते। ये कहकर उसकी लाइफ कंप्लीटली खत्म हो गई। बैटल खत्म होने के बाद और भी सरप्राइजिंग चीज हुई। वो शर्ट खुद ही उसकी डेड बॉडी से अलग हो गई और हवा में उड़ती हुई वापस ग्रैनी सी के पास आ गई। अगले ही पल शर्ट अलग अलग क्लॉथ स्ट्रिप्स में टूट गई और ग्रैनी सी की बास्केट में वापस समा गई। किन्मू ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने बास्केट के अंदर रखे हुए कपड़े के स्ट्रिप्स को देखा और बोला, ग्रैनी सी, आपकी सूइंग स्किल तो दिन ब दिन और भी टेरिफाइंग होती जा रही है। ये क्लॉथ स्ट्रिप्स आखिर बने किस चीज़ से हैं जो एक डेविल गॉड को भी बांध सकते हैं? ग्रैनी सी हल्की सी मुस्कुराई। उसने आराम से जवाब दिया, ये ऑर्डिनरी क्लॉथ नहीं है, ये गॉड के टेंडन्स और ड्रैगन टेंडन से बुना गया है। मुझे ये ग्रेट रूइंस के अंदर मिले थे। मटेरियल बहुत रेयर है, इसलिए मैं इनसे सिर्फ कुछ क्लॉथ स्ट्रिप्स ही बना पाई। किन्मू ने ये सुनकर और भी शौक महसूस किया। गॉड और ड्रैगन के टेंडन से बनी हुई शर्ट, इसलिए उसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी। लेकिन ग्रैनी सी ने बताया कि असली सीक्रेट मटेरियल नहीं बल्कि ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स हैं। इसी टेक्निक की वजह से ये टॉर्न क्लॉथ स्ट्रिप्स एक कंप्लीट शर्ट में बदल जाती हैं और एनिमी को एस्केप करने का मौका नहीं देती। किन्मू की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने पूछा, शर्ट के अलावा आप और क्या बना सकती हैं? ग्रैनी सी की आंखों में मिस्चीवियस चमक आ गई। उसने अपनी बास्केट से 2 छोटे शूज़ के सोल्स निकाले और मुस्कुराते हुए बोली, मैं 2 पैर छोटे शूज़ भी बना सकती हूँ। ये डेविल गॉड की स्किन से बने सोल्स हैं। फिर उसने एक और टेरिफाइंग बात कही, अगर कोई मेरे शूज़ पहन ले तो ना वो जी पाएगा और ना मर पाएगा, और सबसे बुरी बात यह है कि वो उन शूज़ को कभी उतार भी नहीं पाएगा। किन्मू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिना सोचे जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। फिर उसने बचपन की याद करते हुए शिकायत की, जब मैं छोटा था तब आपने मुझे बहुत बार वो शूज़ पहनाए थे, मेरे पैर अब तक छोटे लगते हैं। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि गार्डियन गॉड ने उन्हें बुलाया। वो गॉड एक जेट ट्री की तरह एलिगेंट और डिवाइन लग रहा था। उसकी अपीयरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जब उसने ग्रैनी सी को देखा तो उसका डाव हार्ट तक हिल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने किन्मू को रिस्पेक्ट के साथ देखते हुए कहा, तो तुम कल्ट मास्टर किन हो? किन्मू हैरान हो गया, सीनियर मुझे जानते हैं? गॉड मुस्कुराया, हेवनली टीचर ने तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था। ये सुनकर किन्मू एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत पूछा, हेवनली टीचर कहाँ है? गॉड ने दूर की तरफ इशारा किया, यहाँ से आगे 6 सैक्रिफिशियल आल्टर है, हेवनली टीचर वहाँ गार्ड कर रहे हैं। लेकिन उसने साथ ही माफ़ी भी मांगी, क्योंकि मुझे यहाँ अल्टर की रक्षा करनी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। किन्मू और ग्रैनी सी ने उससे अलविदा कहा और 6 सैक्रिफिशियल आल्टर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने और भी टेरिफाइंग बैटल्स देखी। कहीं डेविल आर्मी समुंदर की लहरों की तरह ऑल्टर्स पर अटैक कर रही थी, कहीं पावरफुल डेविल गॉड्स और गार्डियन गॉड्स के बीच 1-on-1 बैटल चल रही थी। हर जगह खून, डिस्ट्रक्शन और केओस था। जहां किन्मू और ग्रैनी सी हेल्प कर सकते थे वहां उन्होंने हेल्प की, और जहां सिचुएशन बहुत डेंजरस थी वहां उन्होंने रूट बदल दिया। धीरे धीरे किन्मू को समझ आया कि कई सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स पहले ही डेविल रेस के कंट्रोल में जा चुके थे। गार्डियन गॉड्स मर चुके थे। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। सेंट वुडकटर ने लोफू हेवन को बार्गेनिंग चिप बनाकर डेविल रेस को मजबूर कर दिया था। अब डेविल रेस के पास रिस्क लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
आगे बढ़ते वक्त किन्मू ने एक और अजीब चीज देखी। लोफू हेवन में काउंटलेस डेविल गॉड्स की बोन्स और कॉप्सेस अलग अलग जगहों पर खड़ी की गई थी। उनके पास स्टोन टैबलेट्स भी थे जिन पर डेविल लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी। ये सब नेचुरल डिजास्टर्स को रोकने के लिए यूज किया जा रहा था। और सबसे इमोशनल बात ये थी कि कई डेविल क्लैंस अपने एंसेस्टर्स के सीक्रेट ट्रेजर्स के अंदर रह रहे थे। लगता था कि एंशिएंट एरा में कई डेविल गॉड्स ने अपनी रेस को बचाने के लिए अपनी बॉडीज तक सैक्रिफाइस कर दी थी। ये देखकर किन्मू के मन में एक सवाल पैदा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा जहां एक ब्रोकन प्लैनेट अब भी हिल रहा था और काउंटलेस डिजास्टर्स क्रिएट कर रहा था। फिर उसने ग्रैनी सी से पूछा, इस वर्ल्ड में इतनी नेचुरल डिजास्टर्स आखिर आती कहाँ से हैं? ग्रैनी सी ने सिर हिला दिया। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। फिर उसने अपना गेस बताया। हो सकता है ये वर्ल्ड खुद ही एक जायंट डिजास्टर जोन हो, या फिर किसी एंशिएंट गॉड ने सुप्रीम मैजिक पावर यूज करके प्लैनेट्स को मूव किया हो और इन डिजास्टर्स को इंटेंशनली क्रिएट किया हो। लेकिन एग्जैक्ट ट्रूथ क्या था, ये शायद सिर्फ फू रिलोरो जैसा एंशिएंट एग्जिस्टेंस ही जानता था। और इसी क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री और काउंटलेस डेंजर्स के बीच किन्मू और ग्रैनी सी आखिरकार 6th सैक्रिफिशियल ऑल्टर के सामने पहुंच गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनका इंतजार और भी ज्यादा शॉकिंग सीक्रेट्स और टेरिफाइंग बैटल्स कर रही हैं। किन्मू और ग्रैनी सी एक बहुत ही डेंजरस जगह की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही उनकी नज़र उस सैक्रिफाइस ऑल्टर पर पड़ी, दोनों के चेहरे सीरियस हो गए। ऑल्टर के ऊपर डेविल ची ब्लैक और वाइट रंग में डिवाइड होकर आसमान में घूम रही थी, बिल्कुल दो जायंट फिशेस की तरह जो एक दूसरे के अराउंड सर्कल बना रही हों। सिर्फ उस सीन को देखकर ही किन्मू समझ गया कि यहाँ एक बहुत बड़ा पावर हाउस पहुंच चुका है। किन्मू के दिल में तुरंत एक नाम आया, फू रिलोरो। उसका एक्सप्रेशन बदल गया क्योंकि अगर फू रिलोरो यहाँ था तो मुमकिन था कि लूली भी आसपास हो, और अगर लूली सच में यहाँ मौजूद हुआ तो सेंट वुडकटर के लिए सिचुएशन काफ़ी डेंजरस बन सकती थी। किन्मू ने ऑल्टर की तरफ ध्यान से देखा। वहाँ कई डिवाइन ट्रेजर्स चमक रहे थे। सेंट वुडकटर और फू रिलोरो के डिवाइन ट्रेजर्स तो क्लियरली दिख रहे थे, लेकिन उसने किसी और गॉड पैलेस या डेविल गॉड पैलेस एक्सपर्ट का डिवाइन ट्रेजर नहीं देखा। इसका मतलब था कि अभी सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं थी जितनी उसने पहले सोची थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि लूली वहाँ मौजूद नहीं था। फू रिलोरो के साथ जो लोग ऑल्टर पर बैठे थे वो ज़्यादातर यंग डिसाइपल्स थे जो अभी डेविल गॉड कल्टिवेशन के रास्ते पर चल रहे थे। उनमें से कोई भी सेंट वुडकटर के लेवल का थ्रेट नहीं था। इसके अलावा ऑल्टर के नीचे कुछ डेविल गॉड्स भी खड़े थे। किन्मू समझ गया कि फू रिलोरो ने उन्हें जानबूझकर नीचे छोड़ा है। शायद उसे भी डर था कि अगर सेंट वुडकटर अचानक रूथलेस हो गया तो वो सीधा लोफू हेवन को सैक्रिफाइस करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये सोचकर किन्मू ने अपना दिल शांत किया और ग्रैनी सी के साथ 6th सैक्रिफाइस ऑल्टर की तरफ बढ़ने लगा। जब दोनों ऑल्टर के नीचे पहुंचे, किन्मू की नज़र ब्लैक टाइगर गॉड पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत खिल गया और उसने खुशी से हाथ हिलाया। लेकिन ब्लैक टाइगर गॉड की हालत देखने लायक थी। वो अपने दोनों जायंट हैमर्स पकड़े हुए था और सामने खड़े 2 डेविल गॉड्स को देखकर नर्वस लग रहा था। उसने किन्मू को देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसी वक्त ऑल्टर के ऊपर से सेंट वुडकटर की आवाज़ गूंजी। उसने सीधा किन्मू को बुलाया और कहा कि गॉड्स को ऑल्टर पर आने की परमिशन नहीं है। ग्रैनी सी नीचे ही रुक सकती हैं, लेकिन किन्मू ऊपर आ सकता है। किन्मू ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। लेकिन ग्रैनी सी की एक अलग ही इच्छा थी। उन्होंने ऊपर देखकर कहा कि वो हेवनली सेंट कल्ट की फॉर्मर सेंट है और सेंट वुडकटर को बहुत एडमायर करती हैं, इसलिए वो उनसे मिलना चाहती हैं। सेंट वुडकटर ने नीचे झांककर ग्रैनी सी को देखा और अगले ही पल उनके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आ गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले कि क्या खतरनाक वुमन है। सिर्फ एक नज़र में ही उनका डाउहार्ट हिलने लगा है। उन्होंने मजाक में कहा कि हेवनली सेंट कल्ट का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ग्रैनी सी उन्हें देख चुकी हैं, इसलिए अब नीचे ही रहना बेहतर होगा, वरना उनका डाउहार्ट अनस्टेबल हो सकता है। ये सुनकर ग्रैनी सी को भी मानना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने किन्मू को एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग दी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि ऑल्टर पर पहुंचने के बाद कभी भी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक यूज़ मत करना, और अगर किसी वजह से यूज़ करनी पड़े तो ये गोल्डन विलो लीफ अपनी फॉरहेड के बीच चिपका लेना। किन्मू ने तुरंत प्रॉमिस कर दिया कि वो ध्यान रखेगा। उसके बाद वो ऑल्टर की जायंट स्टेयर्स पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो ऑल्टर के टॉप पर पहुंच गया। वहाँ का सीन देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सेंट वुडकटर और फू रिलोरो दोनों अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। फू रिलोरो के नीचे कई यंग एक्सपर्ट्स मौजूद थे। उनमें जे हाली भी था, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि हेवन के यंग मास्टर ची जियोई भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन ची जियोई की पोजीशन सबसे अलग थी। उसके पास अपनी खुद की सीट थी जो क्लियरली दिखाती थी कि उसका स्टेटस बाकी सबसे कहीं ज्यादा हाई था। किम्मू आगे बढ़ा और पहले सेंट वुडकटर को रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट किया। उसके बाद उसने फू रिलुआ को ग्रीट किया। फू रिलुआ ने बस हल्का सा सिर हिलाकर ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर ली। फिर किम्मू ने ची जुई हुई और झे हावनी को भी ग्रीट किया। दोनों ने भी रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया।
उनके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि किम्मू कोई ऑर्डिनरी जीनियस नहीं बल्कि उनका कंपेटिटर था। किम्मू सेंट वुड कटर के नीचे खड़ा हो गया। इसी दौरान फूरिलुआ की नज़र उस पर टिक गई। उसने देखा कि किम्मू की आंखों पर वाइट रिबन बंधी हुई है, लेकिन उसकी फॉरहेड के बीच एक वर्टिकल आई मौजूद है जो उसे देखने की एबिलिटी दे रही थी। ये सीन देखकर फूरिलुआ भी क्यूरियस हो गया। वो मुस्कुराया और बोला कि किम्मू की थर्ड आई वाकई काफ़ी स्ट्रेंज है, लेकिन किम्मू ने उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। उसकी थर्ड आई सीधा नीचे झुक गई। ये देखकर फूरिलुआ और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। वो हंसकर बोला कि किम्मू उसकी तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा, क्या वो उससे डर गया है? फूरिलुआ ने कहा कि एक यंग कल्टिवेटर अगर उससे देखने से भी डरे तो उसके फ्यूचर कल्टिवेशन और डाओ हार्ट दोनों के लिए बुरी बात है। लेकिन किम्मू फिर भी चुप रहा, ना उसने जवाब दिया और ना ही उसकी तरफ देखा। ची जुयुई और झे हावली भी ये सब देखकर कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किम्मू ने अपनी आंखें क्यों छुपा रखी हैं और उसकी थर्ड आई का सीक्रेट क्या है। तभी सेंट वुड कटर ने किम्मू की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा कि वो उसे ढूंढने क्यों आया है। साथ ही उन्होंने पूछा कि उसने अपनी आंखें क्यों बंद रखी हैं। अचानक सेंट वुड कटर को कुछ याद आया और वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि लगता है किम्मू ने फिर से फूरिलुआ के साथ आई कांटेक्ट कर लिया है। किम्मू शर्मिंदा हो गया और सिर हिला दिया। उसने पूरी बात बता दी। उसने कहा कि उसने और उसके एल्डर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसने फूरिलुआ की मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी को रोक दिया। इसी वजह से फूरिलुआ ने उसकी आंखों में एक टेरिफाइंग डिवाइन आर्ट छोड़ दी। अब जब भी वो मिरर में देखता है, फूरिलुआ उस रिफ्लेक्शन के थ्रू उसे ले जाने की कोशिश करता है। किम्मू ने कहा कि उसे इस डिवाइन आर्ट को ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं पता, इसीलिए वो सेंट वुड कटर की हेल्प लेने आया है। सेंट वुड कटर हंस पड़े। उन्होंने मजाक में कहा कि फूरिलुआ तो उसका सीनियर है, वो उसके साथ बस थोड़ा सा मजाक कर रहा होगा। अगर फूरिलुआ को उसे पकड़ना ही होता तो जब वो सामने बैठा है तब किसी ट्रिक की क्या ज़रूरत है। फिर सेंट वुड कटर ने किम्मू से रिबन खोलने को कहा। किम्मू ने तुरंत रिबन हटा दिया और अपनी आंखें दिखा दी। सेंट वुड कटर ने उसे मिरर निकालने को कहा। किम्मू ने मिरर निकाला और उसमें देखा। अगले ही सेकंड एक हॉरिफाइंग सीन सामने आया। मिरर के अंदर फूरिलुआ की इमेज उभर आई और फिर वो इमेज धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बड़ी और बड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नाइटमेयर मिरर के अंदर से बाहर आ रहा हो। मिरर का वेट इतना ज्यादा हो गया कि किम्मू के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे पूरा माउंटेन उसके हाथ में रख दिया गया हो। मिरर के अंदर का फूरिलुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे अगले ही पल वो उसे निगल जाएगा। लेकिन तभी सेंट वुड कटर ने अपनी वुड कटिंग एक्स उठाई और बिना किसी वार्निंग के सीधा मिरर पर स्ट्राइक कर दिया। बूम! एक्स की स्ट्राइक के साथ ही सब कुछ बदल गया। दूसरी तरफ असली फूरिलुआ ने एक दर्द भरी आवाज निकाली। उसकी फॉरहेड के बीच एक ब्लड लाइन खुल गई। फ्रेश ब्लड धीरे धीरे नीचे बहने लगा और किम्मू को लगा जैसे उसके कंधों से एक इनविजिबल माउंटेन हटा दिया गया हो। सारा प्रेशर गायब हो चुका था। सेंट वुड कटर ने एक्स वापस रखी और मुस्कुराकर कहा कि देखा, उसने पहले ही कहा था कि फूरिलुआ सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन इस बार फूरिलुआ के तीनों चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी फॉरहेड से बहते खून ने सब कुछ क्लियर कर दिया था। ये कोई मजाक नहीं था। सेंट वुड कटर ने उसकी डिवाइन आर्ट को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी के साथ दोनों टेरिफाइंग पावर हाउसेस के बीच की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। फूरिलुआ ने ठंडी नज़र से सेंट वुड कटर को देखा और कहा कि अगर वो लोफू हेवन के प्रोटेक्शन करता रहा तो शायद वो खुद ना मरे, लेकिन उसके 24 डाउ फ्रेंड्स मौत से बच नहीं पाएंगे। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि फूरिलुआ ने खुद एक्सेप्ट किया कि जो फोर्स उन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहती है वो डेविल रेस भी नहीं है, कोई और है। कोई ऐसा एग्जिस्टेंस जिसका नाम लेने भर से सिचुएशन और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। और ये सुनकर किम्मू समझ गया कि असली स्टॉर्म अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।